दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर। इससे पहले हम तुला लग्न की कुंडली तक बात कर चुके हैं, उसमें योग कारक और मारक ग्रह निकाल चुके हैं। आज हम वृश्चिक लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह और मारक ग्रह निकालेंगे। एक बार जो योग कारक ग्रह आपकी लग्न कुंडली में फिक्स हो गया ना, जो निकल के आ गए योग कारक ग्रह आपकी कुंडली में, आप उनसे फिर निश्चिंत हो जाइए। हाँ, आप एक काम अवश्य कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में उनकी पावर नहीं है, वो डाउन है, बलहीन है, तब आप उनके बीज मंत्र के थ्रू, उनके उपाय के थ्रू, उनके आराध्य के पूजा के थ्रू आप उनको बलशाली अवश्य कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो ग्रह योग कारक की श्रेणी में आ गया ना, फिर वो आपको सदा ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। जहाँ भी बैठेगा, जहाँ भी देखेगा, जहाँ भी उनकी राशि होगी, वो हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। यही है योग कारक ग्रह की परिभाषा। सेम उसके विपरीत मारक ग्रह की परिभाषा भी, जैसे योग कारक ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देता है, उसी प्रकार मारक ग्रह नेगेटिव रिजल्ट देता है। अब प्रत्येक के जीवन में 100% अच्छा और हमेशा अच्छा ही अच्छा होता रहे, ऐसा तो कभी होता नहीं है। ना ही आपने कभी सुना होगा ऐसा कि हाँ, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में या किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में अच्छा ही हो रहा है शुरू से लेके एंड तक, ऐसा कभी नहीं होता है। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, जो हमेशा दोनों ही एक पायदान पर बराबर पैरेलल चलते हैं। कभी किसी को सुख का ज़्यादा अनुभव होता है तो कभी किसी को दुख का ज़्यादा अनुभव होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि सुख ही सुख हो रहा है या फिर दुख ही दुख हो रहा है। हाँ, ये जरूर होता है कि सुख के अभाव में दुख न्यूट्रल हो जाता है, उसी प्रकार दुख के अभाव में सुख भी न्यूट्रल हो जाता है। फिलहाल हम उन सब बातों को छोड़कर हम यहाँ वृश्चिक लग्न की कुंडली के बारे में बात करते हैं। ये राशियों का क्रम है। 12 राशियां होती हैं टोटल। ये हमेशा फिक्स रहती हैं, कभी नहीं बदलती हैं, यही क्रम रहता है। ये हाउस भी 1 से लेकर 12 तक हैं, जो इसी क्रम में रहते हैं। फर्स्ट हाउस यहाँ है तो आपकी लग्न कुंडली में भी यही होगा, अमेरिका में भी यही होगा, लंदन में भी यही होगा, भारत के किसी भी कोने में यही होगा, कभी नहीं बदलने वाला है, ये फिक्स रहता है। ये लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखे हैं ताकि ये आपके दिमाग में फिट हो जाए कि फर्स्ट हाउस कहाँ पर है, लग्न किसको बोलते हैं, इष्ट देव कैसे निकालते हैं, 5th हाउस कौन सा है, त्रिक हाउस 6th, 8th और 12th कौन से हाउस हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट होने के लिए शुरुआत में बताई जा रही हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें एज इट इज समझ में आती रहें, जैसे मैं बोलता चल रहा हूँ। ये मित्रता और शत्रुता है। सभी ग्रह तो मित्र है नहीं है, हमारी भी किसी से मित्रता प्रत्येक व्यक्ति से होती नहीं है, किसी न किसी से मनमुटाव अवश्य होता है। यहाँ पर ये मित्रता और शत्रुता की श्रेणी में कुछ ग्रह आते हैं। देव ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, इनकी आपस में मित्रता है। दानव ग्रह शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनकी आपस में मित्रता है। शम ग्रह, इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, ये बुध, केवल इस श्रेणी में केवल बुध आते हैं। बुध की सभी से मित्रता है, केवल चंद्र और मंगल से शत्रुता है। देव ग्रह की और दानव ग्रह की आपस में शत्रुता है। ये इसका बहुत इम्पोर्टेंस रोल है कुंडली में हमको विश्लेषण करने के लिए। बिना इसके मित्रता और शत्रुता के आप ये समझो कि 50% कुंडली आपसे आती नहीं है। शुरुआत मतलब मैं तो ये तक बोलूँगा कि 100% कुंडली आपको विवेचन करना स्टार्टिंग में बेसिक तरीके से आएगी ही नहीं। जब तक आपका बेसिक और आधार क्लियर नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक आप उस पर मकान कैसे बनाएंगे। तो ये स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको ये याद करना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस में जब ये आ जाएगा तब फिर इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार से ये ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं, सेम उसके ठीक 7वीं दृष्टि वाले स्थान पर ये नीच के होते हैं। हम यहाँ बात करते हैं फर्स्ट हाउस, मतलब लग्न ग्राफ। लग्न ग्राफ से ही संपूर्ण जीवन का भविष्यफल किया जा सकता है। हम अपनी छोटी से छोटी परेशानी और बड़ी से बड़ी दिक्कत और किसी भी प्रकार की गहराई में जाने के लिए, उसकी खोजबीन करने के लिए, अपने जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक पहलू को जानने के लिए हमको केवल लग्न ग्राफ को ही पढ़ना चाहिए। उसी से हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। यहाँ फर्स्ट हाउस अगर आपका वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो यहाँ लिखा होगा 8। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट हाउस में लिखा होगा 8, फिर लिखा होगा 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इस तरीके से आपके लग्न कुंडली में नंबर लिखे होंगे। फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 8 नंबर की राशि है वृश्चिक और वृश्चिक के स्वामी है मंगलदेव, यानी कि ये पूरी कुंडली मंगलदेव की है। तो लग्नेश हमेशा योग कारक होता है, भले ही उनकी एक राशि गलत हाउस में मिल जाए, यानी कि मंगलदेव को एक और हाउस मिला है 6th हाउस, जहाँ लिखा हुआ है 1 नंबर, जो मेष राशि है।
तो मंगल देव को त्रिक हाउस का दोष नहीं लगता है। मंगल देव इस लग्न कुंडली में योग कारक ही होंगे। बात करते हैं आगे सेकंड हाउस के बारे में। सेकंड हाउस में लिखा हुआ है 9 नंबर, यानी कि 9 नंबर की राशि है धनु। धनु के स्वामी है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव को एक और हाउस मिला है फिफ्थ हाउस, जहाँ लिखा है 12 नंबर। 12 नंबर की राशि है मीन, उसके भी स्वामी बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव अष्टम और द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस का विश्लेषण किया जाता है। ये बात आपको भली भांति अभी तक पता चल चुकी होगी। अगर सेकंड हाउस की राशि का मालिक लग्नेश का मित्र है तो वो योग कारक की श्रेणी में आएगा, अन्यथा मारक की श्रेणी में आएगा। चूंकि सेकंड हाउस में लिखा हुआ है 9 नंबर और वो धनु राशि है और बृहस्पति देव लग्नेश के मित्र है, इसीलिए बृहस्पति देव इस लग्न कुंडली में योग कारक की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं आगे थर्ड हाउस के बारे में। तो थर्ड हाउस में लिखा हुआ है 10 नंबर। 10 नंबर की राशि है मकर और मकर के स्वामी है शनिदेव। शनिदेव को एक और हाउस मिला है फोर्थ हाउस, जहाँ लिखा हुआ है 11 नंबर, यानी कि कुंभ राशि। चूंकि शनिदेव की लग्नेश से शत्रुता है, लेकिन फिर भी शनिदेव को एक हाउस तो हम कुंडली का कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये टोटली खराब है। एटलीस्ट मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट तो दे ही देता है ना। बेशक मेहनत के बराबर या एक थोड़ा सा कम देता है, लेकिन मेहनत करने के बाद रिजल्ट तो पॉजिटिव ही देता है। मेहनत ज़्यादा कराता है तो क्या हुआ। उसी प्रकार से शनिदेव को यहाँ फोर्थ हाउस जो मिला है, भौतिक सुख सुविधा, वाहन, नौकर चाकर, ये सब, माता, सारी चीज़ों का ये केंद्र स्थान मिला है शनिदेव को, और ये बहुत ही अच्छा स्थान है। इसी वजह से शनिदेव इस लग्न कुंडली में सम की स्थिति में आते हैं। बात करते हैं आगे फिफ्थ हाउस के बारे में, क्योंकि फोर्थ हाउस में शनिदेव की राशि है, उसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। फिफ्थ हाउस में 12 नंबर मीन राशि और बृहस्पति देव के बारे में बात कर चुके हैं। बृहस्पति देव आपके इष्ट देव है। फिफ्थ हाउस से इष्ट देव निकाला जाता है। फिफ्थ हाउस में जो राशि लिखी है उस राशि का जो लॉर्ड होगा वही आपके इष्ट देव होंगे। इष्ट देव इस लग्न ग्राफ में बृहस्पति देव हैं। अब बात करते हैं आगे सिक्स्थ हाउस के बारे में। सिक्स्थ हाउस में लिखा हुआ है 1 नंबर, यानी कि मेष राशि, और मंगल देव के बारे में बात कर चुके हैं। सेवेंथ हाउस 2 नंबर, यानी कि वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी है शुक्रदेव। सेवेंथ हाउस का विश्लेषण करने के लिए हमें अष्टम और द्वादश थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जो ये कहती है कि सेवेंथ हाउस की राशि का मालिक अगर लग्नेश का मित्र है तो वो मित्रता की श्रेणी में, योग कारक की श्रेणी में आएगा, अन्यथा मारक की श्रेणी में आएगा। चूंकि शुक्रदेव की लग्नेश मंगल देव से शत्रुता है, इसी वजह से शुक्रदेव इस लग्न कुंडली में मारक रहेंगे। शुक्रदेव यहाँ 12th हाउस में जो राशि लिखी है 7 नंबर तुला, वो भी उनको हाउस मिला हुआ है, जो अच्छा नहीं है, कुंडली के त्रक हाउस है। इसी वजह से शुक्रदेव इस लग्न कुंडली में अति मारक की श्रेणी में रहेंगे। बात करेंगे आगे 8th हाउस के बारे में, जहां लिखा हुआ है 3 नंबर, यानी कि मिथुन राशि, स्वामी बुधदेव, और बुधदेव को 11th हाउस में मिला है 6 नंबर। छोटी मोटी बीमारियों का हाउस है, और ये तो वैसे ही त्रिक हाउस है कुंडली का, और बुधदेव की लग्नेश से शत्रुता भी है, इसी वजह से बुधदेव इस लग्न कुंडली में मारक रहेंगे। हाँ, विपरीत राजयोग ना बनाए तो बुधदेव को हम मारक की श्रेणी में रखते हैं। बात करते हैं आगे 9th हाउस, जहाँ लिखा है 4 नंबर, यानी कि कर्क राशि, स्वामी चंद्रदेव। चंद्रदेव को भाग्य स्थान मिला है, बहुत ही अच्छा स्थान मिला है, त्रिकोण का स्थान मिला है, लग्नेश के मित्र भी हैं, इसी वजह से चंद्रदेव इस लग्न कुंडली में अति योग कारक की श्रेणी में रहेंगे। बात करते हैं आगे 10th हाउस के बारे में। 10th हाउस में लिखा हुआ है 5 नंबर, यानी कि सिंह राशि, मालिक सूर्यदेव। सूर्यदेव की लग्नेश मंगल देव से मित्रता है, और सूर्यदेव को कर्म का स्थान मिला है, इसी वजह से सूर्यदेव इस लग्न कुंडली में अति योग कारक की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं आगे 11th हाउस, जहाँ लिखा है 6 नंबर, कन्या राशि, स्वामी बुधदेव के बारे में बात कर चुके हैं। 12th हाउस, जहाँ लिखा है 7 नंबर, तुला राशि, स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव के बारे में बात कर चुके हैं। हमने ये रॉ फॉर्म, इसको मैं रॉ फॉर्म बोलता हूँ, हमने ये रॉ फॉर्म में मंगल, गुरु, चंद्र, सूर्य योग कारक निकाला, सम, शनि, मारक, शुक्र और बुध, राहु केतु बच गए, जिनका विश्लेषण रॉ फॉर्म में नहीं किया जा सकता है। जब तक कि एग्जैक्ट कुंडली किसी व्यक्ति की ना हो, उसमें सारे ग्रह एग्जैक्ट फॉर्म में बैठे होंगे, जब ही हम निकाल पाएंगे कि एग्जैक्ट योग कारक कौन होगा और मारक होगा कौन होगा, लेकिन रॉ फॉर्म में हमने ये निकाल लिया। अब बात करते हैं, ये कुछ एक पॉइंट है जिनको क्लियर करना अति आवश्यक है। फिर इन पॉइंट को क्लियर करने के बाद आप अपनी कुंडली को उठाना और फिर एग्जैक्ट फॉर्म में योग कारक ग्रह, मारक ग्रह निकाल लेना। यहाँ हम फर्स्ट पॉइंट से बात करते हैं। जी लिखा हुआ है लग्नेश 6-8 बारे में मारक, यानी कि लग्नेश मंगल देव है। मंगल देव अगर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में चले जाएंगे तो वो योग कारक की श्रेणी से हट के मारक की श्रेणी में आ जाएंगे। बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, योग कारक ग्रह की नीच अवस्था। जो ये योग कारक ग्रह निकल के आए, अगर ये कहीं नीच के होते हैं और इनका अगर नीच भंग नहीं होता है तब ये मारक हो जाएंगे। अगर इनका नीच भंग हो जाता है तब फिर ये योग कारक रहेंगे, साथ साथ में नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे अगर नीच भंग होगा तो। बात करते हैं आगे थर्ड पॉइंट के बारे में, मारक ग्रह अगर उच्च का तो योग कारक। ये शुक्र बुध जो मारक ग्रह निकल के आए, अगर ये
आपके लग्न ग्राफ में उच्च के हो जाते हैं तब फिर ये योग कारक हो जाएंगे, मारक नहीं रहेंगे। अब आप उच्च और नीच कैसे देखेंगे वो यहाँ से देखेंगे। मैंने ग्राफ बना रखा है कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है। आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो लिखा हुआ है 6th 8th और 12th में बुध शुक्र को छोड़ के सभी मारक। माने कि 6th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस में कोई भी ग्रह अगर बैठ जाता है केवल बुध और शुक्र को छोड़ के बाकी सभी मारक हो जाएंगे। यहाँ 6th हाउस में लिखा हुआ है 1 नंबर, अगर यहाँ मंगलदेव 6th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस में बैठ जाते हैं तो उनको तो वैसे ही लग्न दोष लग जाएगा। हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, अगर बुधदेव 6th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस में बैठ जाते हैं तो वो विपरीत राजयोग भी बना सकते हैं। अगर वो विपरीत राजयोग बना रहे होंगे तब वो योग कारक रहेंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो मारक रहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ 12th हाउस में लिखा हुआ है 7 नंबर, यानी कि तुला राशि स्वामी शुक्रदेव। शुक्रदेव 6th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस में बैठे होंगे तो विपरीत राजयोग भी बना सकते हैं, अगर बनाएंगे तो योग कारक, नहीं बनाएंगे तो मारक। बात करते हैं आगे 5th पॉइंट के बारे में। विपरीत राजयोग के लिए बुध शुक्र को देखना है। विपरीत राजयोग केवल शुक्र और बुध ही इस लग्न कुंडली में बना सकते हैं। हालांकि उनकी 6th हाउस की 1 नंबर जो राशि है, आप ये सोचेंगे कि मंगलदेव भी तो बना सकते हैं, तो चूंकि मंगलदेव लग्नेश है इसी वजह से मंगलदेव इस लग्न कुंडली में विपरीत राजयोग नहीं बनाएंगे। लग्नेश अगर त्रिक भाव में चला जाए तो उसको लग्न का दोष लग जाता है, उसको हम लग्न दोष बोलते हैं। त्रिक हाउस में जाने के बाद लग्नेश पीड़ित हो जाता है, लग्नेश विपरीत राजयोग नहीं बनाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं आगे 6th पॉइंट के बारे में, राहु केतु 6-8 12 में मारक। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि राहु केतु 6th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस में अगर बैठेंगे तो वो मारक होंगे, भले ही वो उच्च के हो जाएं फिर भी। बात करते हैं आगे 7th पॉइंट, राहु केतु मित्र की राशि में योग कारक। अगर मित्र योग कारक तो राहु केतु राशि के अनुसार फल देते हैं, इनकी कोई राशि नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह हैं, इसी वजह से राहु केतु राशि के अनुसार फल देते हैं। राहु केतु के लिए यहाँ मित्रता और शत्रुता की अहम भूमिका है। यहाँ 10th हाउस में बैठेंगे तो 5 नंबर सिंह राशि शत्रु की राशि है, अगर यहाँ राहु बैठते हैं तो शत्रु की राशि में बैठे राहु मारक हो जाएंगे। अगर यहाँ केतु बैठते हैं तो शत्रु की राशि में बैठेंगे मारक हो जाएंगे। उसी प्रकार से राहु केतु अगर यहाँ 7th हाउस में बैठते हैं, आप एक बात का ध्यान रखना कि मैं राहु केतु बोल रहा हूँ, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। राहु केतु कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे, आमने सामने होते हैं, 180 डिग्री का सामना होता है इनका। अगर राहु यहाँ बैठे हैं तो केतु यहाँ बैठेंगे, राहु यहाँ बैठे हैं तो केतु यहाँ बैठेंगे। इसी प्रकार से ठीक 7वें वाले स्थान पर राहु और केतु का अंतर होता है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मैं समझाने के लिए दोनों को एक साथ बोल रहा हूँ। राहु केतु अगर यहाँ 7th हाउस में बैठते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 2 नंबर, यानी कि वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी है शुक्रदेव। राहु केतु की शुक्रदेव से मित्रता है। अगर इस लग्न कुंडली में शुक्रदेव योग कारक हो जाते हैं तब फिर राहु या केतु अगर यहाँ बैठे हैं, शुक्र के योग कारक होने के बाद राहु केतु भी योग कारक हो जाएंगे। तो ये आपको यह ध्यान रखना है कि राहु केतु मित्र की राशि में तो योग कारक, अगर मित्र योग कारक तो। बात करते हैं आगे 8th पॉइंट के बारे में, राहु 3rd हाउस में सदा योग कारक। मतलब राहु अगर 3rd हाउस में बैठे हैं तो वो योग कारक होंगे, भले ही 3rd हाउस में नीच के हो जाएं, भले ही शत्रु की राशि में बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3rd हाउस के कारक ग्रह राहु देव है, इसी वजह से राहु देव या 3rd हाउस में जाने के बाद किसी की नहीं सुनते हैं और फिर वो योग कारक की श्रेणी में आ जाते हैं। बात करते हैं आगे 9th पॉइंट के बारे में, राहु केतु नीच वाली जगह मारक। राहु केतु अगर नीच के होते हैं ना तो इनका नीच भंग नहीं होता है, ये छाया ग्रह है, ये उल्टा ग्रहण दोष लगा देते हैं। राहु केतु की नीचता भंग नहीं होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपकी लग्न कुंडली में नीच के हो रहे हैं तब फिर ये मारक ही रहेंगे। बात करते हैं आगे 10th पॉइंट के बारे में, राहु केतु शत्रु की राशि में मारक। अगर राहु केतु किसी शत्रु की राशि में बैठे हैं तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो मारक हो जाएंगे अगर उच्च के ना हो तो। बात करते हैं आगे 11th पॉइंट के बारे में, राहु केतु उच्च वाली जगह योग कारक। मतलब राहु केतु अगर किसी हाउस में उच्च के होते हैं तब फिर वो योग कारक होंगे। अगर त्रिक हाउस ना हो, 6th 8th और 12th हाउस ना हो, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर 6th हाउस में 8th हाउस में और 12th हाउस में अगर वो उच्च के हो जाते हैं तब फिर वो के बावजूद भी मारक ही रहेंगे, क्योंकि कुंडली के अच्छे घर ये नहीं माने जाते हैं। यहाँ 6th हाउस मेष राशि में तो राहु केतु उच्च के होते ही नहीं है। अब कैसे पता चलेगा, यहीं से देखना है आपको, कहीं नहीं भटकना है। राहु
उच्च में कहाँ होते हैं, वृषभ और मिथुन में उच्च के होते हैं। नीच के कहाँ होते हैं, वृश्चिक और धनु में होते हैं। अब केतु ठीक वृश्चिक धनु में उच्च के होते हैं, वृषभ मिथुन में नीच के होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि राहु और केतु आमने सामने रहते हैं ना, तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे, फिर आप अपने एग्जैक्ट फॉर्म में योग कारक मारक ग्रह निकाल पाएंगे। अब यकीन मानिए, आपने अगर ये सीख लिया ना, तो आप अपना विवेचन स्वयं कर सकते हैं और अपनी वर्तमान स्थिति का हालचाल, अपनी होल सोल लाइफ का निचोड़ निकाल सकते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मैं यहाँ तक आया तो क्यों आया। कोई दुर्घटना होती है तब भी उसका आप फल कथन कर सकते हैं। अगर कुछ अच्छा होने वाला है या हो रहा है तब भी आप पता लगा सकते हैं। योग कारक और मारक इसीलिए तो हम निकालते हैं ना, कि ये योग कारक मतलब पॉजिटिव ही रिजल्ट देने वाले हैं आपको। अगर कोई ग्रह अस्त है, ये अस्त वाला मैं आगे ये 12 मीन लग्न तक जब पूरा हो जाएगा तब फिर मैं अस्त के बारे में बताऊंगा कि कौन से ग्रह कैसे अस्त होते हैं। अगर कोई ग्रह यहाँ योग कारक या मारक अगर अस्त हो गया ना, तो फिर वो आपकी कुंडली में ये समझो कि है ही नहीं, वो किसी प्रकार का फल नहीं दे सकता है, क्योंकि अस्त की परिभाषा ही यही है कि उसके अंदर बल रहा ही नहीं। अगर मंगल देव अस्त हो गए तो आपकी कुंडली में ये नुकसान हो गया। तो अब आप विवेचन करके ये पता लगा सकते हैं कि मंगल देव हमारे योग कारक थे और ये अस्त हो गए, तो इनको जगाना है हमें। अगर मारक ग्रह अस्त हो गया तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको जगाने की, क्योंकि अगर उनको जगाएंगे तो उल्टा नुकसान कर लेंगे ना अपना। मारक ग्रह को जगाना थोड़ी ना है, शांत करना है। तो ये उपाय के माध्यम से पता चलेगा आपको कि कौन से ग्रह हमारे योग कारक हो रहे हैं, कौन से डाउन है बल में, किन की पावर बढ़ानी है, कौन से उपाय करने हैं। ये सारी चीज़ें आपको कुंडली को पढ़ने के बाद ही पता चलेंगी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस ज्योतिष शास्त्र को, विज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।